सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री लेकर आए हैं। यूपी कांस्टेबल और आरओ एआरओ दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री में आज हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। किसके बारे में देखेंगे? मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपका मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, यहाँ से तो भारत का मुस्लिम आक्रमण यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि मक्का कहाँ स्थित है? मक्का सऊदी अरब में स्थित है। ठीक, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हजरत मोहम्मद को माना जाता है और इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यहीं पर, कहाँ? मक्का में। ठीक, तो इसमें हमको क्या देखना है कि मक्का कहाँ स्थित है? मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर जो है 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसी कारण यह जो स्थान है, मक्का जो यह स्थान है, यह जो है मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। कितना? 632 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम पड़ा। ऋग्वेद, जो हमारा भारत देश है, वही कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम पड़ा। तो कहाँ इस लिखित है? ऋग्वेद में। लेकिन अगर परंपरा के अनुसार देखेंगे तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मतलब विभिन्न मतों के अनुसार हमारे देश का नाम अलग अलग तरीके से पड़ा है। जैसे हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो ऋग्वेद की अगर बात करेंगे तो ऋग्वेद में भारत कबीले के नाम पर भारत पड़ा। परंपरा के अनुसार देखेंगे तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा। लेकिन अगर कुछ विद्वानों के अनुसार देखेंगे तो ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र है, उनके नाम भरत था, तो उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। कहते हैं कि ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। किसने? ईरानियों ने। ये पेपर में आता है कि ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। मतलब ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा है, लेकिन यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। ठीक, हिंद जो है, हिंद मतलब भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा? अरबों के द्वारा किया गया था। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पहले, यानी कि पूर्व मतलब होता है पहले, मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था। उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, परंतु वह पराजित हुआ और मारा भी गया। क्या हुआ? पराजित हुआ और मारा भी गया। तो ये क्या कह रहे हैं कि ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया और यूनानियों ने इंडिया कहकर संबोधित किया। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखेंगे तो अरबों द्वारा किया गया। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से पहले उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत भेजा गया था, लेकिन वह पराजित हुआ और वह मारा गया। इराक के हाकिम थे अल हज्जाज। इराक के एक हाकिम थे जिनका नाम था अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। किसने? अल हज्जाज। जो कौन थे? इराक के हाकिम। तो इराक के हाकिम के
ने इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। भारी संघर्ष किए और भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जिस समय सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में, उस समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। किससे? चचनामा। और ये चचनामा किस में लिखा है? तो ये फारसी में लिखा हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। गजनी वंश को किसने स्थापित किया था? तो अलप्तगीन। तो गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। किसको? गजनी को। यहाँ आपको क्या ध्यान देना योग्य है कि गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन है और गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश है। अलप्तगीन जो था उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना। कौन? गजनी। 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना। सन हेनरी एलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था महमूद ने। भीमदेव प्रथम 1022 से 63 ईस्वी के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। तो आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोमनाथ मंदिर को किसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने लूटा था? तो वो थे भीमदेव प्रथम। तो भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में हुआ था। 1019-20 में हुआ था। तो महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। तो महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 में हुआ। उस समय चंदेलों का जो शासक था वो विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी था। यह अकेला ऐसा शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। 999 से 1027 के बीच महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 999 से 1027 के बीच महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था। यानी कि जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था, कुल 17 बार आक्रमण किया था, तो उस समय भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। क्या करना था? लूटपाट करना था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधियां प्रदान की। यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। कौन? बगदाद के एक खलीफा थे जिनका नाम था अल कादिर बिल्लाह। महमूद गजनवी शिक्षित भी था और सुसभ्य भी था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान भी करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामनी तथा तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। उतबी ने किताब उल यामनी अथवा
तारीख ए यामनी, किताब उल यामनी, तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अल बरूनी, तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपोल ने पूर्वी पिप्स की उपाधि दी थी। मतलब संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान था अल बरूनी, तारीख ए सुबुक अल बरूनी था, और तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसने इतिहासकार लेनपोल ने पूर्वी पिप्स की उपाधि दी थी। फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुशी, खुरासानी विद्वान तुशी एवं उनसुरी विद्वान अस-जदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। ये सभी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। कौन कौन? तो फारस का कवि था उजारी, खुरासानी विद्वान तुशी एवं उनसुरी विद्वान अस-जदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। शाहनामा का लेखक फिरदौसी, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। तो यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। पूर्व के होमर, इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता 1560 से 1620 ईस्वी के बीच में तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी। फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह इसका पूरा नाम था। किसका? तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी का। इसकी किताब तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक थे इब्राहिम आदिल शाह ने को समर्पित थी। तो तारीख ए फरिश्ता जो है वो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। देखो अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार कौन 11वीं सदी में भारत आया था? तो वो था अल बरूनी। उसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद किसने लिखा? अल बरूनी ने। किताब उल हिंद में जो है उसने तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश में रहने वाला था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। अल बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे कि खगोल विज्ञान हो गया, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। इन सभी क्षेत्रों में उसकी व्यापक पहुंच थी। इन सभी में भी उसकी रुचि थी। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग भी किया। जिसमें किन किन संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया? तो ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वराह मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कौन कौन? एक तो ब्रह्मगुप्त है, बलभद्र है, वराह मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया है। किसको किसको उद्धृत किया? तो भगवत गीता को, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की। अरबी भाषा में अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया, हिंदी में।
अंग्रेजी में एडवर्ड साजी, और अरबी में किसने लिखा? तहकीक-ए-हिंद, वो अल-बरूनी ने लिखा। ठीक। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी में था, मतलब ऊपरी भाग में जो मतलब मुद्रित था वो था अरबी भाषा में लिखित था, और दूसरी तरफ अंकित जो था वो संस्कृत भाषा, मतलब एक तरफ अरबी भाषा में तो दूसरी तरफ संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा में कौन था? देवनागरी लिपि में था। ठीक। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, अव्यक्त में कम मोहम्मद अवतार निरूपति महमूद। ये सिक्कों के मध्य में संस्कृत में लिखा हुआ था, अव्यक्त में कम मोहम्मद अवतार निरूपति महमूद। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। कब? 1192 ईस्वी में। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था, और 1205 तक ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। कब तक? 1205 तक। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया 1178 में, किंतु मूल राजदूती या भीमदूती, जिसे भीमदूती भी कहते हैं, अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। मतलब 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ कौन था? मूल राजदूती, जिसे हम भीमदूती कहते हैं। वो अपनी मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत पर पहली पराजय थी। 1175 में तो वो जीत गया था मुल्तान पर, लेकिन 1178 में वो हार गया। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ। 1192 में उन्हीं दोनों के बीच, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। पहले में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, लेकिन दूसरे में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। ये जयचंद 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित कर दिया। चंदावर जो है वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। चंदावर वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, और दूसरी तरफ कलमा खुदा, अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ है। मतलब एक तरफ तो देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और दूसरी तरफ कलमा, वो भी अरबी भाषा में खुदा हुआ है। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। कौन सी प्रथा? एकता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में
उत्तरी भारत के विचित्र प्रदेशों का विभागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गोरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गोरी अथवा जो ऐबक था उसने सोचा भी नहीं था। इस कार्य को गोरी के एक साधारण दास था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया इस कार्य को। उसने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर उसकी राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस कर उसकी राजधानी जो उदंतपुर थी उस पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासन कौन था? लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। जो लक्ष्मण सेन था वो बिना युद्ध किए ही मैदान से भाग गया। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। नदिया में, जो बंगाल की थी, नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया, मतलब छोड़ दी, जितना जीता उतना ही बस, उससे ज्यादा नहीं। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। इसको लखनौती को। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्की द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। उत्तर पश्चिमी की विजय ने शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ये यूपी पीसीएस प्री 1996 में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर होगा 570 ईस्वी में। ठीक, मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। ठीक, यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल भी है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई थी। यानी इनका जन्म 570 में हुआ था लेकिन मृत्यु 632 में हुई थी। अब देखो मक्का कहाँ स्थित है? मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। ये एमपीपीएससी में पूछा था। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। हिंद की जनता के संदर्भ में अरबी मतलब हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो अरबों ने किया था। तो ये रहा आपका कुछ डिटेल, ये देख लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित है भरत कबीला उनके नाम पर पड़ा। परंपरा के अनुसार दुष्यंत के पुत्र उनके नाम पर पड़ा। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भारत के नाम पर पड़ा। लेकिन ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया और यूनानियों ने इसको इंडिया कहा। ठीक, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरबवासियों ने किया, यानी कि अरबों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? इसमें लिखा ही नहीं गया है, ऑप्शन में तीनों में नहीं है, इसलिए डी होगा। ठीक, तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल आया था, लेकिन वह पराजित हो गया और मारा भी गया था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। भारी संघर्षों के बाद 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था।
फारसी, इसकी जानकारी फारसी ग्रंथ है चचनामा से मिलता है, जिसमें अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम सिंध की विजय कब की? तो अभी हमने देखा 712 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो हमने देखा इसके पहले 712 से मोहम्मद बिन कासिम आया था, मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी? तो गजनी के, घोर के, अरब के उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं, अरब के थे। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब के थे। मोहम्मद बिन कासिम था, अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? अरब का था। चचनामा के अनुसार छठी सातवीं राजधानी कौन सी थी? अरूण। कौन सी थी? अरूण थी। जैसे देखते हैं इसका, चचनामा के अनुसार छठवीं सातवीं शताब्दी में सिंधु देश यानी सिंध की राजधानी अरूण थी। धातव्य है कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी का संस्थापक था? गजनी का संस्थापक कौन था? तो वो था अलप्तगीन। कौन था? अलप्तगीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसका ये लिखा है कि गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश था। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। किसको? गजनी को ही बनाया। तथा इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। कहाँ तक था? हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सही बात। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था? बिल्कुल नहीं। तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट, तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर था, जो बड़ी वीरता से लड़ा था। कौन? विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसका देख लेते हैं, तो महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? उत्बी था। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? उत्बी था। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था। उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। किताब उल यामनी
अथवा तारीख ए यामनी ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित थे? शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित थे? तो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी था। हाँ, ये बात तो करेक्ट है। और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। इससे पूर्व के होमर की उपाधि भी दी जाती है। इस प्रकार संभावित उत्तर विकल्प बी होगा, लेकिन यहाँ पर फरिश्ता नहीं होना चाहिए था, वहाँ फिरदौसी होना चाहिए था। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी है, फिरदौसी है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो था अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो वह था अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी भारत में आया था। अल बरूनी भारत में 11वीं सदी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, वो था अल बरूनी। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। धर्मनिरपेक्ष, वह उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ये तीनों तो सही है, पहला गलत है। अल बरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा भीमदेव। व्याख्या देख लेते हैं। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, भीमदेव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत कराया था? तो महमूद गजनवी। एक तरफ चांदी, एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख करवाया था। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो वो थे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो उनकी माँ थी नायिका देवी, उनके सहयोग से भीमदूती से पराजित हुआ था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में, 1194 चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? तो जयचंद था, जो 1192 में मोहम्मद गौरी का ही साथ दिया था। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को हराया था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो वह था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ था। निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट को सही प्राप्त करें। चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर। सबसे पहले तो महमूद गजनवी आए थे, उसके बाद मोहम्मद गौरी आए थे, उसके बाद चंगेज खां, फिर आए तैमूर। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? प्रथम अक्ता, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने किस दास
मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था, क्योंकि वही बंगाल और बिहार को जीता था, तो बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो वही थे, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। ए, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा कथन, इसका राइट आंसर होगा ए। कथन ए तथा कारण दोनों तो सही है, लेकिन कथन आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि वो लोग राजनीतिक एकता में एकजुटता नहीं थी उनके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? इसको तो देखना पड़ेगा। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? दशपुरा शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, एरण शिलालेख, हाथीगुम्बा शिलालेख। तो आपका राइट आंसर होगा दसपुर शिलालेख। कौन होगा? दसपुर शिलालेख। कुमारगुप्त के शासनकाल का है। दसपुर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल वधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पटवार श्रेणी रेशमी सूत बनाने वालों की समिति, पटवार श्रेणी क्या होती थी? तो रेशमी सूत बनाने वाले की समिति थी। तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो आज हम देखेंगे यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।